है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने पिछले 3 दिनों में करीब 300 अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की है। उधर ईरान की ओर से IRGC दावा कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा वो खाड़ी देशों पर भी हमले जारी रखेगा जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद है। इस बीच बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, विदेश मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि इसे पूर्ण युद्ध की शुरुआत तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसे ही बात बिगड़ती रही तो फिर से वैसी ही स्थिति आ सकती है जैसी स्थिति 28 फरवरी के बाद आई थी। तो इसी मौजूदा तनाव, मौजूदा युद्ध पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। बातचीत आखिर बिगड़ कहां रही है, ट्रंप चाहते क्या हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतना ज्यादा तनातनी दोनों देशों के बीच में क्यों छिड़ी हुई है, अमेरिका की चाहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है, और क्या अमेरिका अब सच में बातचीत से आगे बढ़ना चाहता है, इजराइल की स्थिति क्या है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल SK मलिक सर ज्वाइन कर रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अजिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले कर्नल मलिक सर के पास चलते हैं। सर, अभी मौजूदा स्थिति के बारे में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि किस ओर जा रहा है ये युद्ध, ये तनाव? वैभव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड गुड इवनिंग और भारत माता की जय सभी को। देखिए, जो आज की स्थिति दिख रही है, ये स्थिति में सच में ये स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं है और मुझे लगता है कि एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ईरान का जितने भी उसके ऊपर अटैक हुए हैं ऑलमोस्ट 140 से लेकर कोई 150 बताता है ये टारगेट से, चलो 140 भी लेते हैं तो 140 टारगेट कोई कम नहीं होते। और ये जो पीछे जो टाइम बीता है, यानी पूरा विश्व इस बात के लिए खुश हो रहा था कि शायद MOU होने के बाद पूरे विश्व को राहत मिलेगी और जो पटरी से उतरती हुई अर्थव्यवस्था का जिसका संदेश जता रहा था शायद वापस लौटेगी, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि ये होना नहीं था। होना मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं था क्योंकि देखिए, जब MOU है वैभव जी, आप ये देखिए MOU के अंदर पूरे ईरान के अंदर एक खुशी थी और पूरी दुनिया कह रही थी कि वन साइडेड हो गया है और अमेरिका के अंदर इस बात पर बैकलैश भी हो रहा था। और वन साइडेड होने का मतलब है जो जियोपॉलिटिक्स के लोग हैं, जैसे अजिताभ सर है, जरूर सोच रहे हैं इस बात को कि ऐसा कैसे संभव है कि जो 48 साल में अमेरिका ने ईरान को नहीं दिया, अचानक उसके प्लेट में रख के दे दिया। तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका की एक चाल थी और अमेरिका की एक टैक्टिकल चाल इस तरह से थी कि उसने 60 दिन का इसमें एक प्रोविजन किया था और 60 दिन के प्रोविजन के अंदर उसे मालूम था कि जो चीज अमेरिकन हित में नहीं होगी उस पर हार्ड बार्गेनिंग होगी, हार्ड नेगोशिएशन होगी और जब चाहे अमेरिका उसको ठुकरा सकता है, ज्यादा से ज्यादा का सीज फायर टूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उस दिन को देखना ही नहीं था, उससे पहले ये स्थिति आ गई। ये स्थिति क्यों आई बकौल अमेरिका कि जी ईरान उसके लिए अपनी व्यवस्था कायम करना चाहता है। वो चाहता है कि जो भी शिपिंग वहां से रूट बने वो उसके बनाए हुए निर्धारित रूट के थ्रू वहां से पूरी शिपिंग हो, एनर्जी का पूरा एक्सपोर्ट वहां से जाए और जो वहां पे अंदर सामान आता है, यानी भारत जैसे कंट्री से, यानी अनाज का सामान, वहां के लोगों के लिए खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की चीजें, वो भी शिपमेंट के थ्रू इन होती है। तो चाहता है कि वो मेरे ही जो मैंने रास्ता तय किया उसके थ्रू वो करके जाए। उसे ये मंजूर नहीं है कि ओमान की साइड से कोई भी, यानी डार्क फ्लीट के तहत, जिसको शैडो फ्लीट कहा जाता है, उसके तहत कोई रास्ता तय करे और कोई शिप वहां से जाए, क्योंकि ईरान अपना वर्चस्व पर नहीं त्यागना चाहता। पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी शिपमेंट कंपनीज है या शिपमेंट के कंट्रीज कंसर्न है वहां से एनर्जी के खासकर, वो ये मैसेज देना चाहता है कि आपको आज के बाद से, यानी अब के बाद से हॉर्मुज के थ्रू मेरी शर्तों पर ही आपको चलना होगा। ये अमेरिका को मंजूर नहीं है, इसलिए मंजूर नहीं है। अगर नई व्यवस्था अमेरिका को मंजूर हो गई और सभी शिप उसको बताए हुए तय किए हुए रास्ते पे चलने पड़ेंगे तो 60 दिन या 90 दिन या 100 दिन के बाद वो एक फीस लेना शुरू करेगा। उस फीस का भी कोई लिमिट नहीं है। आज $2 पर डॉलर बोलता है, कल 5 बोल सकता है, परसों 8 बोल सकता है, 10 बोल सकता है। इससे अच्छी व्यवस्था तो तब होगी कि ये सभी कंट्रीज बैठ के एक तय कर लें कि अगर ईरान को कोई फीस देनी है तो एक कर ले, लेकिन उसको फिक्स कर लिया जाए, इसको फ्लोटिंग ना छोड़ा जाए। ये वो बात है कि फ्लोटिंग है, जैसे हाउसिंग रेट होते हैं कि जब चाहे बढ़ गए जब चाहे घट गए, घटेगा तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है ये क्विक मनी, इजी मनी, अर्ली मनी बनाने का ईरान की चाल है और ईरान इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी और मुद्दा उसके पास इस ऑपरेशन के मद्देनजर ऐसा नहीं है जिससे ईरान को शक्ति मिलती हो। ईरान की जाहिर सी बात है, अब अमेरिका का पक्ष ये है कि अमेरिका का इस क्षेत्र में वर्चस्व इसीलिए है, एक खाड़ी के उसके जो मित्र देश है, खासकर जिसको हम टाइटल देते हैं GCC कंट्रीज का, वो सब पेट्रो डॉलर में व्यापार करते हैं ज्यादातर।
और पेट्रो डॉलर ही एक तरह से स्ट्रेंथ बनता है डॉलर के लिए। और डॉलर की डिमांड सप्लाई का खेल अमेरिका यहीं से इसी से खेलता है। जब डॉलर मजबूत होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज भी डॉलर में मजबूत देखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है पूरे विश्व के व्यापार, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित होता है। अमेरिका इस बात को कैसे सहन कर लेगा? तो जब ईरान एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसको नलीफाई कर रहा है। यही बात है कि जब अमेरिका ने अटैक किए, ये अटैक तब किए जब ईरान ने एक तरह से तीन शिपमेंट को उस दिन और उसके बाद कल एक भी शिपमेंट को किया। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी एक नई व्यवस्था को मैं लीगलाइज करूं, इसलिए वो उसको यहीं तोड़ देना चाहता है। मेन कारण ये है। जी वैभव जी। बिल्कुल, डॉक्टर इस्ताक के पास चलते हैं। सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब युद्ध रुका था, दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की बातें हो रही थी, इस्लामाबाद में भी चर्चाएं हुई, फिर कतर में भी बातचीत की बात कही गई, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अमेरिका युद्ध रोकने वाला नहीं है, बस वो कुछ वक्त चाहता है, वो बातचीत का ढोंग कर रहा है। उसको जब वक्त मिल जाएगा, उसकी रणनीति फिर से तैयार हो जाएगी तो फिर से हमला करेगा ही। और ये शक ईरान को पहले से ही था। वहां के विदेश मंत्री बार बार ये कह रहे थे कि अमेरिका बातचीत का दिखावा करता है, 2025 में भी किया था, इस वाले युद्ध से पहले भी बातचीत हो रही थी, लेकिन वो अटैक कर देता है। देखिए वैभव जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया। अमेरिका की तो चाल है, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल है, एक व्यापारी हैं। उनको जहां व्यापार दिखेगा, दो पैसा दिखेगा, वहां उनकी नजर है। वेनेजुएला में उन्होंने सीधे हड़प लिया, ईरान में भी शायद ऐसा ही सोचा था, वो तो होने से रहा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला तो है नहीं, और ईरान की जो सत्ता है वो भी इस्लामिक रेजिम है, वो वेनेजुएला ऐसा है नहीं। तो अमेरिका की चाहत देखिए, अमेरिका तो आज के डेट में सेल्फ सफिशिएंट है, ना उसको तेल यहां से चाहिए, ना उसको गैस चाहिए, अमेरिका के पास वो सारी चीजें हैं। तो ईरान में आखिर वो गल्फ में आके क्यों बैठा है? जैसा मलिक सर ने कहा, ऑब्वियसली उसका डॉलर में इंटरेस्ट है, पेट्रो डॉलर से डॉलर की कीमत को बढ़ाए रखना चाहता है, डॉलर का दबदबा बनाए रखना चाहता है। अदरवाइज इस क्षेत्र में उसको न यहां से तेल चाहिए, ना गैस चाहिए। वो जमाना गया जब उसको चाहिए था, और उसके नाम पे उसने यहाँ 15 से 20 बेसेस बना लिए सुरक्षा के नाम पे कि खाड़ी के देशों के वो सुरक्षा देगा, वो ऊर्जा सिक्योरिटी इंश्योर करेगा। इस तरह की बातों से उसको जगह मिल गई, और उस जगह को अब अमेरिका छोड़ने से तैयार नहीं है। बीच में लगा था राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इलेक्शन में जिस तरह की बातें की थी, तो शायद वो गल्फ से निकल जाएंगे या गल्फ पे उसका ध्यान बटेगा, क्योंकि वो अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति को पालन करेंगे। वैसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका अपना शिकंजा यहां से बरकरार ही नहीं, उसको और बढ़ाना चाहता है। और चूंकि ईरान ने भी अब थोड़ी सी जवाब देनी शुरू कर दी, 47 साल का उसका जो एक सैंक्शन था उसको अब तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी तरफ से उस पर और ज्यादा दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो परमाणु मुद्दा का नाम दे, चाहे वो और कोई नाम दे। सच्चाई यही है कि उसकी यहाँ तेल और गैस के ठिकानों पे उसको कब्जा करने की उसकी नीयत है, और ये सारी कवायद वो हो रहा है। वो छोड़ना नहीं चाहता ईरान हॉर्मुज को। और हॉर्मुज पे देखिए, इस वीक में पिछले बैक टू बैक 4 बड़े बड़े अटैक हुए हैं दोनों तरफ से, और इससे 300 से ज्यादा ठिकानों पे अमेरिका ने अटैक किया। तो भाई, तो आपकी क्या ताकत है जी? आप ईरान को एक तरफ कहते हो कि ईरान तो खत्म हो गया, ईरान को हमने बर्बाद कर दिया, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, उसकी सेना खत्म हो गई, फिर भी इतने 300 साढ़े 300 अटैक के बावजूद भी ईरान अभी भी डटा हुआ है। दैट मीन्स की ज्योग्राफी उसके साथ है, मानसिकता उसके साथ है, लड़ने का जज्बा उसके साथ है, लड़ने का जिगर उसके साथ है, और इसीलिए वो अमेरिका को अच्छा खासा कम होते हुए भी अच्छी खासी सीख भी दे रहा है, और समझौते के लिए बाध्य भी करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अभी कुछ ही देर पहले फॉक्स न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। मलिक सर के पास चलेंगे, इस बयान पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, ट्रंप ने कहा है कि समझौता हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ दिया। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। हमने उनके साथ 10 समझौते किए, हर बार उन्होंने तोड़ा। अब हम उन्हें बहुत जोरदार जवाब देंगे। हम बुरी तरह ईरान को जवाब देने वाले हैं, बुरी तरह उन्हें मारने वाले हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। क्या ये ट्रंप की वैसी धमकियों में से है जिन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए हमें, या इस बार वाली धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए? वैभव जी, देखिए, ट्रंप साहब क्या कहते क्या नहीं कहते, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इसको शायद ज्यादातर जो है कि मनोरंजन के रूप में भी लेती है।
लेकिन मेरा अपना मानना है, जितना मैं चीजों को पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि वो एक तरह से ये मुखौटा तैयार करते हैं आगे। वो बोलते कुछ हैं जिससे कि पूरी दुनिया उस बातचीत में शामिल हो जाती है, दुनिया में डिबेट चालू हो जाती हैं, लेकिन करना वो है कि चूंकि उनको मालूम है थिंक टैंक उनका क्या कर रहा है, उनका मिलिट्री स्ट्रेटेजी सुनिए, जनरल्स उनसे क्या बात कर रहे हैं, उनके वार मिनिस्टर्स उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो बात सामने नहीं आ पाती है। और मुझे लगता है कि अच्छे स्ट्रेटेजी ऐसे करते, मैं ट्रम्प साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं कि किसी भी ऑपरेशन का, मिलिट्री ऑपरेशन ले लो, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन देखिए तब किए जाते हैं जब किसी देश के नेशनलिस्ट या स्ट्रेटेजिक हित को प्राप्त करना हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है उनको प्राप्त करने का, तो वो जाहिर सी बात है दुनिया को नहीं बताएंगे बाहर। ये बात सही है कि उन्होंने अपने बदलते हुए वक्तव्य से सुबह शाम और एक तरह से दिन में कई बार भी उनके ट्रूथ सोशल पे आते हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है अपनी रेपुटेशन में तो बहुत बड़ा डेंट लगाया है। लेकिन मैं समझता हूं जहां तक ऑपरेशन की बात है, अमेरिका नोच के उसको करना क्या है, क्योंकि मैं तब भी चैनल पे आके क्वेश्चन अपने सवाल से या अपने व्यू से ये शेयर किया करता था कि देखिए इतनी जो वर्ल्ड साइडेड एमओयू लग रहा है, अमेरिका इसको डाइजेस्ट कैसे करेगा। जो नवंबर की बात हो रही है इलेक्शन में जाने की, क्या वो डिफीटेड अमेरिका के इलेक्शन में जाके वहां किस फेस के साथ उनको फेस करेगा अपने वोटर्स को। तो फिर भी मेरा कंक्लूजन ये निकलता था कि नहीं, ये अमेरिका वो नहीं है जो अमेरिका असली करने वाला है। ये अमेरिका का एक तरह से हॉर्मुज को खुलवाने का एक इमीडिएट प्रोविजन उसने तैयार किया है कि किसी तरह से प्रेशर खत्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये 6-7 कंट्रीज कह रहे थे कि देखिए ईरान के पास लो कॉस्ट वारफेयर के तहत उसके पास ड्रोन है, छोटी बड़ी मिसाइलें हैं, मिसाइलों का जिक्र है, इसके तहत वो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक तरह से कुंद किए जा रहा है, और एज ए रिजल्ट हमारी इकोनॉमी से, जो कि हमारी अर्निंग का जरिया सिर्फ एनर्जी और पेट्रोलियम से, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो हम उससे हमारी एनर्जी तो एक तरह से शिपमेंट नहीं जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी तो अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। तो यही जानते हुए इमरजेंट रिक्वायरमेंट जो आई थी वो ये थी कि किसी तरह से हॉर्मुज को खोला जाए, सप्लाई शुरू किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया जाए इस हॉर्मुज के थ्रू। तो ये मेरे ख्याल से उस टाइम का टैक्टिकल, उन्होंने एज ए टैक्टिकल चाल उन्होंने चली, और उस चाल के तहत ये था कि जैसे जैसे समय आएगा हम किसी चीज को मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे, और ज्यादा नहीं मानेंगे, एक बार हॉर्मुज चाले हो जाए उसके बाद हम एमओयू को कॉल ऑफ कर देंगे। हुआ भी वही, लेकिन ये समय से थोड़ा जल्दी हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्रम्प साहब की जो सोशल ट्रुथ पे है वो जरूर हंसी का पात्र बनते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पर उनकी बात के पीछे जो अमेरिका का जो थिंक टैंक है उसके ऑपरेशन को सीरियसली लेना चाहिए। अमेरिका देखिए पिटा हुआ कंट्री होकर नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, और जो भी ईरान करेगा अपनी व्यवस्था को करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो हॉर्मुज के ऊपर ईरान का आधिपत्य स्थापित होने देगा। हालांकि ये टसल चलती रहेगी, अभी ऐसा मेरा मानना है। जी वैभव। बिल्कुल मलिक सर, एक छोटा सा सवाल आपसे और है, उसके बाद फिर डॉक्टर इस्ताब के पास चलेंगे। बार बार अमेरिका की ओर से कहा जाता है कि वो ईरान में आईआरजीसी को कमजोर करना चाहता है, आईआरजीसी वहां पर लोगों पर बहुत अत्याचार करती है। दिसंबर और जनवरी में वहां पे जो प्रदर्शन हुए थे उसमें आईआरजीसी ने किया भी था, लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को वहां पर मौत की घाट उतारा भी गया था, ऐसा कहा जा रहा है ईरान में। लेकिन हमला हुआ 28 फरवरी के बाद, उसके बाद तो ट्रम्प बार बार कह रहे थे कि ईरानी सेना को हमने बिल्कुल कमजोर कर दिया है, खत्म कर दिया, उनके पास कोई हथियार बचे नहीं है। तो अब फिर से हमले की क्या जरूरत आन पड़ी है? वैभव जी, ये सारे स्टेटमेंट जो कोई वार चलता है साइओप्स का हिस्सा होती है। पावर पोजिशनिंग स्टेटमेंट्स आते ही आते हैं दोनों साइड से। देखिए एक चीज तो मैं बताऊं, मेरा पूरा अपना एनालिसिस इस बात पर निष्कर्ष पे पहुंचता है, ईरान के अंदर निश्चित रूप से 2 धड़े हैं। हालांकि जो पॉलिटिकल धड़ा है, जो बातचीत के पक्ष में दिखता है, वो सबड्यू है, वो डाउन है, क्योंकि असली चीज वहां पे चल रही आईआरजीसी की, और आईआरजीसी की वहां की रेगुलर फोर्स नहीं है, रेगुलर एयरफोर्स नहीं है, रेगुलर नेवी नहीं है। आईआरजीसी एक इन सबके ऊपर बैठाया हुआ वो धार्मिक पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर सब नीचे रहते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं है। आईआरजीसी की एक तरह से अभी हुआ क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा एक बार फिर पीछे ले चलता हूं आपको। बिल्कुल। एमओयू जब हुआ तो ऐसा लगा कि सब कुछ ईरान के पक्ष में हो गया। इससे पहले भी चूंकि ईरान के पास लो कोस्ट रिटेलिएशन वेपन्स हैं, तो ये वर्ल्ड ओवर एक ये परसेप्शन बना कि ईरान कमजोर नहीं, अमेरिका को हरा देगा। तो ये मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ जब ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो वो कहीं हट धर्मिता में या जिद में बदल जाता है। तो ये जिद जो आईआरजीसी कर रहा है वो अपने देश के नागरिकों का नुकसान कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों कि देखिए ईरान के अंदर भी सोसाइटी के अंदर 2 ऐसे मजबूत धड़े हैं। एक धड़ा वो है बहुत लार्ज स्ट्रेंथ में जो कि ओरिजिनल आपको पर्शियन बोलता है,
और वो कहता है कि हम इस्लामिक से पहले पर्शियन है, इस्लामिक बाद में है। एक वो धड़ा है कि जो बाद में, जिसको इस्लाम में कन्वर्ट करके समय के साथ साथ बड़ा टफ बनाया गया मेंटेलिटी के अंदर, और इसी धड़े के अंदर से, इसी सेगमेंट के अंदर से आईआरजीसी का मेजर कंपोनेंट है। तो ये जब तो दोनों धड़े हैं, जो पर्शियन अपने आप को पहले बोलता है, उसी का इस तरह से मैसेकर हुआ। अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन अगर मैं उनका एवरेज भी ले लूं तो 30 से 37 हजार के बीच में मैसेकर हुआ। ये कम मैसेकर नहीं होता है। आप कहते हो कि वहां की बच्चियों पे उन्होंने टॉमहॉक गिराई, बिल्कुल बहुत दुखदाई बात है, निश्चित रूप से, लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि ईरान ने अपने ही इनोसेंट नागरिक, जो थोड़ी सी आजादी ये चाह रहे थे कि हमको बंधन में नहीं रहना, हमको मुक्त सोसाइटी के अंदर रहना है, और 30 से 40 हजार लोग आप सफाया कर डालते हो 2 महीनों के अंदर। लेकिन इसके पीछे धर्मांधता, कट्टरवादता है, और यही आज रूल कर रही है ईरान को आईआरजीसी के थ्रू। और आईआरजीसी की जब तक चलेगी, क्योंकि वैभव जी एग्रीमेंट तब होता है या तो दोनों देशों की रिक्वायरमेंट बराबर हो जाए, और उनको लगा कि आगे देखिए ऑपरेशन लड़ाई लड़ना मूर्खता है, लेट्स सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर एंड लेट्स गिव एंड टेक। क्योंकि एग्रीमेंट गिव पे नहीं होता, या टेक पे नहीं होता है। ईरान देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, लेने के लिए सब कुछ तैयार है, मेरे को सब कुछ चाहिए। लेबनान में उसका क्या मतलब बनता है कि नहीं, लेबनान में भी रुकना चाहिए? अरे वहां की लड़ाई उनको लड़ने दीजिए, इजराइल लेबनान बैठ कर अपना सुलझा लेंगे, आप उनकी ऑक्सीजन तो कट कीजिए। आपने जो आतंकवादी पाले हुए हैं, जिनको आप लगातार सब कुछ सहायता दे रहे हो, और पूरे वर्ल्ड में अपनी पॉलिसी के तहत उनको आतंकवादी शामिल किए हुए अपनी पॉलिसी में, आप एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे वर्ल्ड से आप गारंटी मांगते हैं कि मेरे पे कोई अटैक नहीं हो। तो ये सब चीजें मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा पक्ष ये है कि आप एग्रीमेंट तब पहुंचेंगे कि या तो आपकी दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत इंटेंस हो जाए, या एक पक्ष बिल्कुल घुटने पे आ जाए, तब एग्रीमेंट होता है। मुझे फिलहाल दोनों में से कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए मेरा तो अपना मानना है कि ये अटैक काउंटर रेट अभी जारी रहेंगे, और इसके लंबा खींचने की उम्मीद है। जी वैभव। बिल्कुल, डॉक्टर अजिताब के पास चलते हैं। सर, ट्रंप की जो नई वाली धमकी है, उस पर आपका क्या मानना है? जो सवाल मैंने अभी मलिक सर से पूछा था। और दूसरा सवाल आपसे ये होगा सर कि अमेरिका के अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम थोड़ा किनारे रख दें तो ईरान में अभी क्या क्या लक्ष्य बचे हुए हैं? 2025 में B2 बॉम्बर से गिराए गए थे, परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई थी, तब ट्रंप ने कहा था कि हमने 5 साल पीछे कर दिया है, ईरान अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इस बार युद्ध शुरू हुआ, तब भी कहा गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को हम तबाह करेंगे, उसको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अभी बचा क्या है? कौन से लक्ष्य अभी ईरान में बचे हुए हैं अमेरिका के? देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की जो धमकी है, इसको आसानी से और इजीली नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वैभव जी कि फिर से अमेरिका वहां पे लामबंद होने की तैयारी में है। लगभग 20 युद्धपोत वो फिर से डिप्लॉय करने की स्थिति में है, और ईरान को घेरने के लिए वो फिर कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने, जैसा आपने कहा, उन्होंने खुद धमकी दी है कि 10 डील कर लिया, अब उनको हम फिर से बर्बाद करेंगे। तो ये 10 डील क्या किया ये तो पता नहीं है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ही जाने। हम तो एक डील को जानते हैं जो अच्छा खासा डील था 2015 में, उस डील को भी इन्होंने डील कर दिया, उसको एक तरह से उखाड़ के फेंक दिया। तो अब एक डील जो बना हुआ था उसको तो इन्होंने तोड़ दिया। दूसरा, ये 10 डील की बात कर रहे हैं, ये कहां पे है वो तो देखना बाकी है। और अभी स्थिति ये है कि ये डील के फेर में वो अपनी एक तरह से साख उन्होंने गिरा ली है, और ईरान की निश्चित रूप से बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, चाहे उसको सैन्य क्षमता कह लें, उसकी पॉलिटिकल कह लें, उसकी इकोनॉमिक कह लें, हर तरह से ईरान बर्बाद हुआ है। और ये कोई आज से तो नहीं है, पिछले 47 साल से ईरान ने बहुत कुछ खोया है अमेरिका की वजह से। अब आपने पूछा कि भाई अमेरिका ईरान में अभी क्या बचा है जो राष्ट्रपति ट्रंप टारगेट करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सबसे बड़ा जो तोहफा है और जो टारगेट है वो है इस्लामिक रेजिमे। इस्लामिक रेजिमे भले ही एक पुरानी रेजिमे को उन्होंने खत्म कर दिया एक झटके में 28 फरवरी को, लेकिन उसकी जगह और ज्यादा एक कट्टर कह लीजिए इस्लामिक रेजिमे आ गई, कंटिन्यूटी आ गई। वो अब कह लीजिए कि जो है ना, उसके मुंह में खून लग गया है, तो वो और ज्यादा खूंखार होके अब निकलने की स्थिति में है। और अमेरिका भले उसकी आइडियोलॉजी जो आप कह लीजिए उन्होंने जिहाद की है मानसिकता और उसमें जज्बा नहीं है या जो, लेकिन वो अब खड़ा रहने की स्थिति में है। और
इस जनाजे की जो रस्म थी उसने दिखा दिया कि उसकी जनता अवाम उसके साथ है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत कोशिश की है ईरान को तोड़ने की। ये भी कहा गया कि ईरान की जनता बिखर जाएगी, ईरान में ये हो जाएगा, लेकिन कहां कुछ हुआ। इतने दिनों 47 साल की प्रतिबंधों के बावजूद, 4 महीने से ज्यादा बमबारी के बावजूद ईरान अभी भी वहीं है। अगर वहां जनता उनके साथ थी तो जनता तो तोड़ देती। आपने देखा क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। जेनजी के मूवमेंट ने सरकार वहां हटा दी। तो अगर इतना ही ईरान की रेजिम अनपॉपुलर थी तो उसको तो अब तो कब का हट जाना चाहिए था, जनता ही हटा देती। लेकिन फिर भी वो वहां इंटैक्ट है। इतने सैंक्शंस, इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद भी दैट शोज कि वहां कुछ ना कुछ जन समर्थन है और अमेरिका उसको भेद नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका अपनी नीतियों, अपनी चालबाजियों के कारण ईरान को तो खैर नहीं बर्बाद कर पा रहा है, दूसरी तरफ खाड़ी के देश, मिडिल ईस्ट के देश और नेटो के देश, उसके अपने साथी भी अमेरिका से दूर जा रहे हैं। ये अमेरिका को अपनी गिरेबान में झांकना होगा, देखना होगा कि क्यों उसकी नीतियां फेल हो रही है, क्यों उसको लोग नहीं मान रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसको एक समय पूरी एक्सेप्टेबिलिटी थी, दुनिया में उसको रिस्पेक्ट दिया जाता था। आज क्यों ऐसी हालत आ गई है कि उसके अपने लोग, अपने पार्टनर उससे जुदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मलिक सर के पास चलते हैं। मलिक सर, जैसा कि भी डॉक्टर अश्ताब बता रहे थे कि पिछले 40-45 सालों से तमाम प्रतिबंधों को झेल रहा है ईरान। दुनिया के ज्यादातर देशों से ना तो वो व्यापार कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया के देशों को डराकर रखा हुआ है कि ईरान के करीब जाओगे तो हमारा सामना करना पड़ेगा। फिर भी युद्ध शुरू हुआ तो हमने देखा कि ईरान पूरी मजबूती के साथ लड़ा है, झुका नहीं है वो। उसके पास मिसाइलों का काफी अच्छा जखीरा था, ड्रोन काफी अच्छे थे उसके, काफी ज्यादा ड्रोन अटैक किए उसने, खाड़ी के देशों में हाहाकार मचा दिया, वहां के पर्यटक भाग खड़े हुए। अभी जिस स्थिति में ईरान है, आपके हिसाब से ईरान के पास अभी ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा कितना बचा होगा? अगर ये लंबा खिंचता है सब कुछ, तो क्या अभी भी वो लड़ पाने की स्थिति में है लंबी लड़ाई? और दूसरा सर ये कि मुस्तफा खामनेई नए सर्वोच्च नेता हैं, उनके पिताजी की मौत हो चुकी है इस युद्ध की शुरुआत में ही। वो ईरान को कैसे आगे ले जाने वाले हैं आपके हिसाब से? जैसा कि भी डॉक्टर अश्ताब बता रहे थे, क्या ईरान अब और ज्यादा कट्टर होता जाएगा, बदला लेने की बात होगी जैसे कि बार बार कही भी जा रही है? जी वैभव जी, इस बात, चलिए मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं कंक्लूजन से शुरू करता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। कंक्लूजन यह है कि ईरान, विद इन द ईरान, निश्चित रूप से ज्यादा कट्टर होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बहुत ही बिल्कुल सटीक है, क्योंकि उनका और जितना मुझे ज्ञान है, डॉक्टर साहब खाड़ी में उन्होंने काफी वक्त बिताया है, तो वो वहां के लोगों की जहनियत को बेहतर समझते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए क्या है कि अभी करोड़ों आदमी बताते हैं, और देखा भी जनसलाब हमने टीवी पे, जो उनके जनाजे में शामिल हुए हैं। देखिए किसी भी देश का धार्मिक नेता ऐसे वक्त पे जब उनको ले जाता है, ईरान ने इसको एक इवेंट की तरह पेश किया वर्ल्ड के सामने, कि ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर की जो जनता है वो हमारी पूरी तरह से साथ है। और जब किसी देश का बाह्य आक्रमण होता है तो इंटरनल जो रिफ्ट होते हुए भी जनता साथ आती ही आती है। ये एक नेशनल प्राइड भी होता है, पेट्रियटिज्म भी होता है, और इसके अंदर एक भावनाएं भी हिलोरे मारती है। लेकिन मैं इतना मानना है कि अगर यही जनता लंबे समय तक सफरिंग्स में रहेगी, अगर कमियों में रहेगी, दिक्कत उनको रहेगी, तो यही जनता फिर छिटकने लगती है, बट उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि जनवरी के दौरान जब वहां पे नरसंहार चल रहा था, अमेरिका ने कहा था हेल्प इज कमिंग। उन्होंने शायद इस बात से उत्साहित होकर और बढ़ चढ़ के आंदोलन को तेज करने की कोशिश की, तो हुआ क्या, एक तरह से नरसंहार कह लीजिए इसको हुआ। देखिए मैं ईरान की आज की जो स्थिति है, जो आपने सवाल पूछा, उसके मिसाइल, ड्रोन का जखीरा, निश्चित रूप से ईरान को इस बात का आलम था कि अमेरिका या इजराइल जिसके साथ भी उसके होंगे, युद्ध होंगे, तो उसमें इजराइल के साथ अमेरिका जरूर आएगा। और अमेरिका जरूर आएगा तो अमेरिका के हिट को अमेरिका में तो हिट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके जो आसपास के अड्डे हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनको वो हिट करके अमेरिका के हितों को एक तरह से हार्म करने की कोशिश करेगा। यही उसने किया भी, और ये उसकी बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठी कि जैसे जैसे उसके मित्र राष्ट्रों पे वे छोटे छोटे हथियारों से करेगा, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी और उनकी जो एक तरह से ये पूरी रिफाइनरीज कह लीजिए, प्रोडक्शन
वो फैसिलिटीज कह लीजिए, ऑयल वेल्स कह लीजिए, इनको डैमेज करेगा तो उसका जो बैक फ्लो है वो अमेरिका पे ही जाएगा, और गया। इसलिए अमेरिका मजबूर हुआ उसकी प्रायोरिटी में आया कि मैं हॉर्मुज को ही खोलूं, बाकी चीज बाद में देखी जाएगी। एटॉमिक इश्यू पीछे चला गया, बैक बर्नर पे, फ्रंट पे आ गया हॉर्मुज, क्योंकि किसी भी कीमत पर ईरान इसको नहीं छोड़ना चाहता, अंत तक लड़ेगा भी। अब बात आता हूं कि ये कैसे संभव हो रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, चाइना की बैकिंग पूरी है। और चाइना क्यों है? देखिए, एक तो मानेंगे वर्ल्ड की नंबर 1 व्यवस्था, नंबर 2 अर्थव्यवस्था, दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता ही रहता है। और ये जब कंपटीशन हुआ है, ये आज से नहीं हुआ, ये एक तो देखा जाए लंबी कहानी है, लेकिन चलो मैं इसको 1 साल पीछे ले जाता हूं। ट्रंप साहब ने जब टैरिफ कार्ड खेलना शुरू किया, उन्होंने पूरी दुनिया में दुश्मन बना लिए। लेकिन जब चाइना का नंबर आया, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, तो चाइना ने उनको रिवर्स कर लगा दिया। अब हुआ क्या है कि ट्रंप साहब को यह लगा कि मैं चाइना के साथ मिलिट्रीली तो उसको एंगेज नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, समझदारी की भी बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वेनेजुएला पे ये संदेश दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के पत्नी समेत, कि यहां पे मैं कब्जा कर सकता हूं, तो ईरान पे अगर मैं कब्जा हो जाए समाओ, तो ईरान से जो 90% ईरान की एक्सपोर्ट सप्लाई है एनर्जी की, वो चाइना को जाती है, तो उसको भी टाइट करो। तो इस तरह से चाइना को, इस तरह से उन्होंने उसकी इकोनॉमी पे हर्ट करने की कोशिश करी। लेकिन चाइना शैडो फ्लीट के थ्रू उसकी जो दूसरी कंपनियां हैं जो कि अमेरिकन प्रतिबंध के बाहर होती हैं, उनके थ्रू चाइना ने एक तरह से उसका इंपोर्ट जारी रखा। यही रीजन है कि अभी गल्फ ऑफ ये अपना स्टेट के जो बाहर जितने पोर्ट हैं ईरान के, उन पर अटैक अब हो रहा है। और अगला नंबर, मेरा तो ऐसा कहना है, अगर ये बात नहीं बनती है तो मुझे लगता है खार्ग पे भी नंबर आएगा, क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि अगर ईरान को इकोनॉमिकली टाइट करना है तो खार्ग से जो वो सप्लाई कर ही नहीं पाएगा, तो उसके अंदर पैसा कहां से आएगा? उसकी जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो पैसा पंपिंग होता है, वो उसकी 90% खार्ग का एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए, चाइना एंगल देखते हुए, मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब इकोनॉमिकल जो टाइटनिंग का, स्क्वीजिंग का जो दांव खेला है, ये वो जारी रखेगा। और इसमें जरूरी नहीं कि डेली एयर अटैक होंगे, अटैक होंगे, अटैक आएंगे, एज रिएक्शन भी हो सकते हैं, प्रीएम्प्टिव भी हो सकते हैं, टारगेट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मोसाद या सीआईए अपने टारगेट को पकड़ेंगे कि टारगेट का फ्रीक्वेंसी मिल गई है, टारगेट की लोकेशन मिल रही है, 100% वो उसको अटैक करेंगे, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये शेर और मात का खेल अभी हम कुछ देखने वाले हैं अगले आने वाले कुछ समय में। जी वैभव। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे मलिक सर ने बताया, डॉक्टर रिस्ताब, ईरान, क्या सच में बातें तो खूब हो रही हैं, चीन और रूस ये दो ईरान को पर्दे के पीछे समर्थन देते आए हैं लंबे समय से, ऐसा कहा जाता है। इस युद्ध में, युद्ध से पहले या अभी जैसे एक खबर आई थी कि रूस का एक सबसे सीक्रेट प्लेन जो है वो ईरान पहुंचा हुआ है, ऐसी खबर मीडिया में खूब चल रही है। आपको लगता है कि कोई मदद दी जा रही है दोनों देशों के द्वारा पर्दे के पीछे से, वो चाहे सैन्य मदद हो, हथियारों की मदद हो, या किसी और तरह की मदद? देखिए, पर्दे के पीछे मदद हो रही होगी, फ्रंट में तो कुछ ऐसा है नहीं। और अमेरिका ने तो सारे प्रतिबंध पिछले 47 साल से लगा रखे हैं, हथियारों पे भी प्रतिबंध, तेल बेचने पे प्रतिबंध, क्या क्या नहीं किए हैं। उसके बाद भी अगर चीन और रूस से आ रहा है तो दैट मीन्स कि अमेरिका की वो ताकत नहीं है कि उसको रोक ले, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका भी अकेला नहीं है, अमेरिका को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका को पूरे गल्फ के देश, अमेरिका को इजराइल का पूरा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और कहीं ना कहीं यूरोप के नेटो के देश भी, जो खबरें आ रही हैं, वो भी तो सपोर्ट गाहे बेगाहे कर ही रहे हैं। इटली ने भी क्लेम किया वहां, अभी नेटो के जो चीफ है उन्होंने खुद कहा कि हमने 5000 वहां से फ्लाइट को जाने दिया, उसको सहयोग किया। तो अमेरिका भी अकेला नहीं लड़ रहा है, वो भी तो कोalition की कोशिश उसने बहुतेरे की, कोई उसके साथ सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आखिर अमेरिका की ये हालत क्यों हो गई है? अमेरिका भी अकेला नहीं लड़ रहा है और ईरान भी कोशिश कर रहा है। ईरान का ये दुर्भाग्य है कि चीन और रूस इतने उसके करीबी होते हुए भी खुल के नहीं आ रहे हैं। रीजन्स उसके ऑब्वियस हैं, रूस अपने यूक्रेन लड़ाई में फंसा हुआ है और चीन बहुत चतुर है, चीन को अपने व्यापार की चिंता है, वो व्यापार खाड़ी देशों से भी करता है, ईरान से भी करता है, यूरोप और अमेरिका तो सबसे बड़ा उसका एक तरह से एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो चीन तो खुल के आएगा नहीं,
चुपचाप वो चाहेगा कि ये लोग बिजी रहें, ये लोग व्यस्त रहें, लड़ाई करते रहें और चीन अपनी जो चाल को है या अपने व्यापार को साधता रहे। और इस बीच ये देखिए जो अभी हालात हैं, एक तरफ से ईरान में भी कई प्रतिबंध लगे हैं। अभी खबर आई है कि यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। तो ये टेररिस्ट को घोषित किया है, इसके पहले इसके ईरान के प्रॉक्सीज को बैन किया गया है। तो हर तरह से इसके सप्लाई चेन को, इसके सपोर्ट को, इसके फाइनेंशियल इकोनॉमिक, वॉर इकोनॉमी को पूरी तरह से दुनिया के ज्यादातर देशों जो अमेरिका के सहयोगी हैं उन्होंने तोड़ा है। और इसकी वजह से ईरान तो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ। उसके बावजूद भी अगर वो खड़ा है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि हॉर्मुज को उसको क्लोज भी नहीं करना है, सिर्फ उसको समय समय पे दिखाते रहना है कि हॉर्मुज में हम खड़े हैं। एक पटाखा छोड़ो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हॉर्मुज से वो शिप लेके चला जाए, तेल निकाल ले। और यही उसकी विजय भी है। टूट के भी, खत्म हो के भी वो अमेरिका को एक सीख देके जा रहा है कि अननेसेसरी कहीं भी अगर इस तरह से इंटरफेयर करोगे तो उसका कोई ना कोई जवाब मिलेगा। और आज अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया में, उसकी साख, उस पे भरोसा दुनिया का घटा है। क्योंकि जो बहाने लेके वो चलता है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, उसकी कीमत अमेरिका को चुकानी अब ज्यादा पड़ रही है। जी बिल्कुल। बातचीत के आखिरी हिस्से में अमेरिका और ईरान से आगे बढ़कर उन देशों के मुद्दों पर चलते हैं जिनका भी इंटरेस्ट है इस युद्ध में। एक तो नेतन्याहू का देश है जो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल है। अमरी सर के पास चलेंगे। सर, नेतन्याहू और उनकी टीम अभी क्या चाह रही होगी? युद्ध लंबा खींचे और हमले हों? और सऊदी अरब क्या चाह रहा होगा, जो पारंपरिक तौर पर दुश्मन माना जाता है ईरान का? शिया सुन्नी का विवाद पुराना है, फिर भी सऊदी अरब की अभी क्या चाहत होगी? वैभव जी, देखिए, सऊदी अरब को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस बात को वाइड करेंगे। देखिए, इस्लामिक मुल्क में 4 बड़े उम्मा खड़े हुए जो कि इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने की हैसियत, अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं। देखिए, सऊदी अरब इसलिए कि वहां से उनका जो रिलीजन है वो स्टार्ट होता है और वहां पर उनके जो बड़े पायस और पवित्र स्थान है वो वहां पर स्थित है। दूसरा, तुर्की जो नेटो का मेंबर है, वो अपना ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अपना दम भरता है। तीसरा, ईरान खड़ा हो जाता है कि मैं सबसे बड़ी पावरफुल अर्थव्यवस्था हूं पूरे गल्फ कंट्री, तो वो नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे अगर मैं गल्फ को मिला दूं तो ईरान कहता है कि मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूं, इसलिए मैं इस्लामिक मुल्क को लीड करूंगा। और यही करते हुए उसने अपने जो आर्म्स है ना, लेफ्ट राइट आर्म्स, यानी ये 3H जो है, खासकर मेनली 14-15 उसने ग्रुप बनाए, जिसमें ये अंसार अल्लाह इधर बैठा दिया, यमन के अंदर बैठाया, और उधर आपका हिजबुल्लाह और हमास बैठाया। देखिए, ये उसने इसी चीज को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, दबदबा बनाने के लिए किया। कोई फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं करना चाहता इनमें से। इतने मुद्दे हैं पूरे वर्ल्ड के जितने मुस्लिम उम्मा हैं, किसने मुद्दे उसके फिलिस्तीन के लिए सीरियसली काम किया? सब के सब उसको एक पॉलिटिकल टूल, एक जिंदा रखना चाहते हैं, सो दैट उनके पास कन्फ्रंटेशन करने का या इजराइल के खिलाफ एक हथियार उठाने का एक मुद्दा मिले। अब चौथा, इनमें से चौथा चौधरी आ जाता है, पाकिस्तान। वो कहता है मैं इस्लामिक एटम बम लेकर घूम रहा हूं, इसलिए चौधरी मैं हूं। लेकिन उसको चौधरी बनने कौन देगा? एक ऑटोमन एम्पायर का जो मुखिया बैठा है उधर, और दूसरा बैठा है अरब। तो ये कहानी इनके बीच में टसल चलती रही है इस ऑपरेशन से पहले। लास्ट ईयर का जो ऑपरेशन हुआ था उससे ने इस चीज को थोड़ा सा पर्दे के पीछे डाला, जो 12 दिन का ऑपरेशन हुआ था, अमेरिका इसराइल ने किया था। अभी मैं आता हूं कि अरब, देखिए बात यह है कि यमन, हमेशा यमन में जो हूती है सऊदी अरब के खिलाफ लड़ते हैं, उसके शिपमेंट को नुकसान करते हैं, उसके व्यापार को नुकसान करते हैं। ये टसल जारी रहेगी। ईरान वो तभी खत्म हो सकती है कि जब कि कोई एक्सटेंसिव एक वृद्ध समझौता हो, उस समझौते का पालन बड़ी रिलीजियसली हो। लेकिन आजकल तो जो समझौते हो रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है। धड़ाधड़ समझौते होते हैं, धड़ाधड़ टूटते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद और कोई रास्ता नहीं दिखता कि, और यही तो अमेरिका को डर है कि अगर मैंने हॉर्मुज छोड़ दिया, हॉर्मुज पे शर्तें ईरान की चलेगी, तो ये 6 जितने भी अरब कंट्री हैं, ये मुझसे दूर हटके वो ये पूछते हैं कि सुरक्षा तो हमको आप दे नहीं पाते, आपके अड्डे होने के बावजूद हमारा नुकसान हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो गर्त में चले जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट वो ईरान की शर्तें मानने के लिए बाध्य होंगे, तो वो ईरान के नजदीक आएंगे। तो ईरान के नजदीक आने का मतलब है अमेरिका से दूरी होना। तो अमेरिका से अगर दूरी होगा, यहीं
यहीं पे कांटा फंसा हुआ है। यही बात को देखते हुए ये नहीं होने देगा अमेरिका। अब मैं आता हूं इजराइल के पक्ष पे। देखिए, इजराइल आपने कहा क्या वो चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। उसके दो फायदे हैं। एक तो बड़ा फायदा यह होता है कि जब पूरी दुनिया का ध्यान हॉर्मुज पे है, अमेरिका के ऑपरेशन पे है, तो वो गाजा में या लेबनान के जो साउथ में जो एक्शन लेता है उस पर दुनिया का कम ध्यान जाता है, तो वो अपने ऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल निंदा का पात्र कम बनता है। एक बात। दूसरी बात, इजराइल के पक्ष में जो जाती है, एक तरह से जो विचारक लोग मानेंगे वो यह मानेंगे था, गाजा भी खाली कर दिया था, अपने वहां पे जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट था उसको भी हटा लिया था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अटैक जारी रहे। तो कोई भी कंट्री अगर अपनी पास्ट की गलतियों से सबक नहीं लेता है तो वो देश शनि शनि करके मिटने की तरफ बढ़ता है। मेरे ख्याल से अभी वहां के जो प्रधानमंत्री है, सरकार हैं, इसी बात से सबक लेके वो कह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल लेट्स सेटल दिस हिजबुल्लाह, हुती एंड ऑल दीस थिंग्स। तो यही करके वो अपने को बफर एरिया का बनाते हुए अपने को सुरक्षित मोड में रखना चाहता है, और उसका मानना है इजराइल का कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस, और यही बात करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जी वैभव। बिल्कुल, यही आखिरी सवाल डॉक्टर अल्ताफ से भी। सर, आपका क्या मानना है? देखिए वैभव जी, ऑब्वियसली इजराइल तो चाहेगा नहीं, इजराइल की तो जनता नहीं चाहती है। इजराइल की जनता वहां जो अभी अप्रूवल रेटिंग है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तो गिर गई है, क्योंकि जनता चाहती है कि वंस फॉर ऑल ये सारे प्रॉब्लम खत्म होने चाहिए। जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है, इसको खत्म होना चाहिए। तो जनता नहीं चाहती, इसलिए इजराइल की सरकार भी नहीं चाहती और उनकी मजबूरी भी है। लेकिन क्या ये खत्म करने से, सेफ सिक्योरिटी जोन बनाने से इजराइल 100% गारंटीड सुरक्षा है? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि जिस ज्योग्राफी में इजराइल है, जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में वो घिरा हुआ है, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कोशिश की, अब्राहम एकॉर्ड की, सुलह की, समझौते की, और उस तरह से इजराइल को एक रिकॉग्निशन मिले, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जो मुझे लगता है कि सही कदम भी था। लेकिन उसमें भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो उसके लिए बहुत कम कंट्रीज अभी तक तैयार हुए। मुश्किल से 4-5 कंट्री ने उस समझौते को माना। सऊदी अरब ने नहीं माना, तुर्की ने उधर नहीं माना है, और मुझे लगता है अगला जो ईरान के साथ समकक्ष खड़ा हो रहा है इजराइल के अगेंस्ट में, वो तुर्की है। और तुर्की कभी भी इजराइल पे कह लीजिए, उसका दुश्मनी तो है ही, वो तो जग जाहिर है, लेकिन कभी भी दोनों के बीच तनाव हो सकता है। आज जो तनाव हम ईरान और इजराइल के बीच देख रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कल को इजराइल और तुर्की के बीच में भी वो डिफरेंसेस बढ़े। तो ऐसे में इजराइल को कोई गारंटी नहीं दे सकता। अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के अगर चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल से चीजों को चला लें, मैनेज कर लें, अब वो जमाना नहीं रहा। शक्ति आपके पास है, लेकिन उस शक्ति से भी आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं ईरान को? इतने सैंक्शंस के, इतनी तबाही के बावजूद भी आपकी भी एक लिमिटेशन है। ये अमेरिका को दिख गया, और एक अच्छा खासा डील, फिर से मैं कहता हूं, जो 2015 में अमेरिका के ही उस समय के राष्ट्रपति ओबामा ने किया था, उस डील को तोड़ के अब उससे बड़ा इनको कुछ चाहिए। वो बड़ा मिलने की दरकार दिख नहीं रही है, इसलिए वो छटपटाहट में है। उनकी हताशा और निराशा कभी युद्ध में दिखती है, बम्बार्ड ये पेंच यहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान भी इतनी आसानी से झुकने वाली कौम नहीं है। वो भी चीजों को, अब जब हॉर्मुज उसके कब्जे में आ गया, तो वो चीजों को बड़े ही नाप तोल के, निगोशिएट करके अमेरिका से अपने रिश्तों पे बात करेगा, क्योंकि उसको भी डर है कि उसको आखिर गारंटी कहां से मिले। ये एमओयू हो गया, $300 अरब देने की बात हो गई, लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से देगा? कौन इसकी गारंटी ले सकता है? क्या कतर गारंटी देगा? क्या पाकिस्तान गारंटी देने की स्थिति में है? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही हैं जो गारंटी दे सकते हैं कि हां, तुम इस एमओयू को मानो और तुमको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो ये गारंटी, ये भरोसे की जो कह लीजिए कि कमी है, उसकी वजह से ईरान झुकने को तैयार नहीं है, और अमेरिका भी देने के लिए बिना
अपनी शर्तों पे और गिव एंड टेक वो करेगा। उसके लिए ईरान अभी तक एक तरह से कहिए कि रेजिमे तैयार नहीं है। ऑब्वियसली ईरान के अंदर में भी 2 गुट तो है, वो गुट तो अमेरिका में भी है, वो गुट तो इजराइल में भी है। हर जगह गुटबंदी होती है, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन ईरान अभी तक अब तो कह रहा है सीधे सीधे कि आप हॉर्मुज में इंटरफेरेंस बंद करो, तभी हम अब बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम तो अब फिर से 10 डील कर लिया, अब तुम नहीं मान रहे हो तो हम अटैक करेंगे। तो इतनी आसानी से मुझे लगता है ये अभी मामला सुलझने का नहीं है। जैसे एक कोरियन वार में 1951-52 में 2 साल, इनफैक्ट 1953 तक लड़ाई चली थी और साथ साथ बातचीत भी चलती रही थी, वैसा ही मुझे लगता है कि ये लंबी बातचीत का दौर होगा। छोटे मोटे झगड़े होते चलेंगे और लंबे रेस का घोड़ा में कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये बाद की बात है। सबसे मेन दुनिया को एक राहत मिले ऊर्जा संकट से, जो त्राहिमाम मचा है, जो आर्थिक महामारी इतनी बड़ी है, उससे राहत मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हर कोई चाहता है, हर देश चाहेगा। बिल्कुल। कर्नल एस के मलिक सर, डॉक्टर अस्ताब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें दर्शकों को बताई हैं, इस तनाव से जुड़ी हुई, इस युद्ध से जुड़ी हुई, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है आपने वो भी बताया। तो फिलहाल अमेरिका ईरान दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं खाड़ी देशों में वो उसको निशाना बना रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल होगा, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही है। ईरान कह रहा है कि सारा नियंत्रण मेरा होगा, मेरे बताए रास्तों से व्यापारिक जहाजों का आवागमन होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हम कंट्रोल करेंगे सब कुछ, क्योंकि हम ही करने की हम ही ख्वाहिश रखते हैं, हमारे पास ऐसी ताकत है, ऐसा ट्रंप का कहना है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जो भी नई अपडेट आएगी इस तनाव से जुड़ी हुई लगातार आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.